सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम और सुबीरे जी को खास धन्यवाद जिन्होंने कुछ शब्दों के जरिए मुझे आपके सामने खड़ा किया है। मैं तो वैसा खड़ा हूँ वास्तविक फिजिकल रूप से, लेकिन इस देह के पीछे क्या क्या है वो उन्होंने बताकर मुझे और मोटा किया है, बड़ा किया है। ये जो शिविर का विषय है वो विषय शायद आप कल से सुन रहे होंगे, आधुनिक विश्व और बौद्ध धम्म। जब से हमने इस शिविर का नियोजन किया तब से शायद इस विषय की यानी जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे सवाल भी पूछा कि आप निश्चित रूप से इसमें क्या बताने वाले हैं। और मैं फिर पिछले 2 दिन से सोच रहा हूं कि मैं किस तरह से इस विषय को आपके सामने रखूं। तो निश्चित ही जैसे मैंने रात में भी जिक्र किया कि हम सभी लोग आज 21वीं सदी में रह रहे हैं, जिसको हम आधुनिक युग कहते हैं या आधुनिक विश्व, मॉडर्न एज। और ये जो आधुनिक विश्व की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए आज के विश्व में या आज के विश्व को ज्यादा मात्रा में प्रभावित करने वाले जो 3 आयाम है वो 3 आयाम मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उसका भी मैं ज्यादा सविस्तर नहीं, तफसील से नहीं, लेकिन संक्षिप्त में जिक्र करूंगा। केवल मेरा इतना ही अनुरोध है कि ये जो चर्चा है वो चर्चा हम काल्पनिक रूप से ना करें या हवा में ना करें। चर्चा करते समय हमने ये भी देखना है कि जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय के बारे में मेरा अपना क्या तजुर्बा है, मेरा अपना क्या अनुभव है, उसके प्रति मेरी क्या धारणा है, मेरा कौन सा एटीट्यूड, प्रवृत्ति वहां पर काम करती है या वो मुझ में है या नहीं है। बहुत बार हम किसी विषय को जब देखते हैं तो एक त्रयस्थ के रूप में देखते हैं, मानो वो विषय अलग है और मैं उससे बिल्कुल हटकर अलग हूं, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम इस संसार में, दुनिया में रहते हैं तो हमेशा हमारे बाहर होने वाली हर चीज जो है वो हमसे जुड़ी हुई होती है, हमसे जुड़ी हुई रहती है और उस चीज का असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्तियां, मनोधारणा उसके ऊपर होता रहता है। ये बात बहुत सूक्ष्मता से होती है। बहुत बार जागृति का अभाव होने के कारण या हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जब हम बातों को उतने गंभीरता से और गहराई से नहीं सोचते हैं या नहीं देखते हैं, तब हमें उसका उतना एहसास नहीं होता है या उसकी जो गहराई है वो हमारे समझ में नहीं आती है। इसलिए इन बातों को आपको मध्य नजर रखना है, इस विषय को सुनते समय भी और इस विषय की चर्चा करते वक्त भी। तो जैसे हम अभी अपने अपने गांव से आए हैं, हमारे नागलोक के छात्र छोड़ के, अब उनका यही गांव है नागलोक का कैंपस, और उनके लिए दूसरी सिटी है बिलगांव और उसके अलावा बड़ी सिटी है
बरडी। तो कुछ ना कुछ लोग चोरी छुपे वहां जाकर आए होंगे, तो आपको हमेशा की बरडी और हमेशा का भिलगांव और इस खास करके दिवाली के दिनों का भिलगांव या बरडी अलग दिखाई देती है। जो रोशनाई की रहती है, दुकान तो वही रहते हैं, लेकिन उस दुकानों के सामने जो रोशनाई होती है, जो सजावट होती है, जिस तरह से चीजों को डिस्प्ले करके रखा जाता है, क्योंकि इस समय दशहरे के बाद लोगों को बोनस मिलना शुरू होता है और व्यापारियों को मालूम होता है कि वो बोनस जो है जितना भी मिला है, वो जिसको मिला है उसके जेब में ना रहते हुए वो मेरे पास आया है। तो वो अपना बहुत ही कुशलता से जेब कतरे का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। आज के दुनिया में सबसे बड़ी पहली जो चीज है जिससे पूरी दुनिया हैरान है या दुनिया पर बड़ा दबाव है, वो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। बड़े बड़े दुकान, उस दुकानों की जो सजावट है, डिस्प्ले है, जिस तरह से उसकी प्रदर्शनी की जाती है, फिर वो दुकान कपड़े का हो या बर्तन का हो या सोने का हो या अन्य कोई चीजें का हो, टीवी हो, मोबाइल का हो, हम देखते हैं कि ये जो उपभोक्तावाद है उसने पूरी तरह से आदमी के दिलो दिमाग पर प्रभाव डाला है। एक तरह से उसको अपने नियंत्रण में लाके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल है। उस मॉल को देखकर देहात से आया हुआ अगर आदमी लगा तो उसको तो यह महसूस होने लगता है कि यह दुनिया का कोई अलग अजूबा ही है। इतने बड़े मॉल, 4 मंजिल के, 5 मंजिल के, वहां ऊपर चढ़ने के लिए एक्सीलेटर होते हैं, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती है, कहीं पानी पूरी हो, कहीं ये हो, कहीं वो हो। और ऐसे समय कुछ लोगों के पास वहां से कुछ लेने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग केवल देखने के लिए आते हैं। कितना बड़ा, कितना अजूबा, क्या क्या है, कैसा है, जैसे मानो कि दुनिया देखने का एहसास होता है। और कुछ लोग वहां जाते हैं और अपनी जेब कतरी करके वापस आते हैं, थैली में पैसा लेकर जाते हैं और जेब में चीजें लेकर आते हैं। ऐसा भी आजकल होता है ना क्या? तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, जो उपभोक्तावाद है, उस उपभोक्तावाद की जो जड़ है, वो जड़ हमें कहां दिखाई देती है? वो जड़ है इंसान के अंदर की जो तन्हा है, जो तृष्णा है, और जिसे हम बुद्ध धम्म की शिक्षा के तहत तीनों में से एक जहर के रूप में देखते हैं। वन ऑफ द 3 पॉइजन्स। ये जो बड़ा चित्र लगाया है, उस चित्र में जो मुर्गा है वो उसका प्रतीक है। आपने शायद पढ़ा भी होगा, खास करके हमारे छात्रों ने, उनकी अगर पढ़ाई होगी तो। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है इश्तहार, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। और ये जो एडवर्टाइजमेंट के हम देखते हैं अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। पर हम अगर घर में रहते हैं, टीवी में जो हम देखते हैं 3 या 3.5 मिनट तक हमें कोई मालिका देखने को मिलती है और उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है और वो
केवल और केवल विज्ञापन होता है, और वो विज्ञापन हमारी इच्छा हो या ना हो हमारे दिलो दिमाग पर थोपे जाते हैं। लेकिन हमें मालिका का अगला हिस्सा देखना होता है, इसलिए हम चुपचाप देखते हैं। और वहां सेकंड भी आते हैं, 54, 53, 51, 52, 49, 48, और हम ये सोचते कब 0 आएगा, अब कब फिर शुरू होगा। लेकिन उस 2 मिनट में, यानी 120 सेकंड में जितनी भी विज्ञापन वहां आती है वो सूक्ष्मता से आपके मन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव करती है, क्योंकि अगले 3.5 मिनट में फिर बार वही आना है, फिर वही आना है, फिर वही आना है, और हमें लगता है कि हम तो मालिका देख रहे हैं। लेकिन उस मालिका का जो पूरा दिखाने का खर्चा है वो 2-2 मिनट में जितनी वहां पर विज्ञापन आती है उसमें निकाला जाता है। आप बिलगांव जाओ या आप कामठी में जाओ, हर जगह पर बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए होते हैं। हमें लगता है कि हमने केवल ऐसा देखा वैसे चले गए, लेकिन जो देखा रहता है उसका चित्र हमारे मन में रहता है। और ये जो विज्ञापन बनाते हैं, वो जो विज्ञापन बनाने वाले जो लोग हैं, उनको लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता का अभ्यास होता है। इसलिए विज्ञापन भी ऐसे ही बनाए जाते हैं कि उस विज्ञापन को देखकर लोगों के अंदर की जो तृष्णा है वो तृष्णा जाग उठे, और लोग अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर सीधा नजदीक के दुकान में या मॉल में जाकर उस चीज को खरीद सके। जिसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो नीचे नोट लिखी जाती है, लोन विल बी अवेलेबल विथ इजी इंस्टॉलमेंट 0। और वो देखकर तो ऐसा सुकून होता है, अरे चलो कोई डाउन पेमेंट है ही नहीं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा साल पूरे दिन कर्जे में ही रहते हैं। इधर से तनख्वाह आया, इंस्टॉलमेंट में चला गया, फिर महीना चलाने के लिए इधर से उधार ले लो, उधर से उधार ले लो, उधर से उधार ले लो। अरे किसका लोन टीवी का, किसका लोन वॉशिंग मशीन का, किसका लोन बेटी के लिए एक लैपटॉप लिया उसका, किसका लोन मैंने ले मेरे लिए होंडा लिए उसका। खाता क्या है? कर्जा। खाता क्या है? कर्जा। और इसलिए फिर जिनके ऊपर इस तरह के इंस्टॉलमेंट है वो बेचारे जो खाते हैं वो हजम नहीं कर सकते और ठीक से सो भी नहीं सकते, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट की एक डेट होती है और उस डेट के पहले 5 दिन से आपको रिमाइंडर आना शुरू होता है, किस्त इतनी इतनी है, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, इसकी तसल्ली करो। फिर नहीं होता है तो बजाज फाइनेंस वाला फोन करता है और डबल इंटरेस्ट लगाता है। इसलिए हम उधर से लेकर उस अकाउंट में पैसे भरे रहते कि नहीं भाई किस्त जाने दो, तब तक कहीं पर पेटीएम मत करो, जैसे कि वैसा रहने दो। कितनी चिंता। सुकून की जिंदगी हम अपने ही मन की लालसा के वजह से दुख में डाल देते हैं। इसीलिए जो विज्ञापन है हम देखते हैं भैया, कितने तो भी दुकान है। जैसे कुछ लोगों के लिए, मैं तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त है, उनके यहां दिन में कभी कभी 3 बार, कभी कभी 5 बार अमेज़न वाला आता है। और मेरे घर पे कितने बार अमेज़न वाला आता है, वो कुछ लोगों के लिए अपनी शान बन जाती है। क्या आया? कुछ नहीं, कोलगेट पेस्ट। इसमें क्या आया? केरल से कोकोनट ऑयल। केरल से कोकोनट ऑयल, मैं महाराष्ट्र का इस्तेमाल ही नहीं करता, डायरेक्ट मेड इन केरल, असली, रियल, फैंटास्टिक। फिर दूसरे बार हम भी चोरी छुपे बेचते हैं, केरल से मंगवाया है, एक बार हमें भी बुला। अभी क्या आया? कुछ नहीं, जूते बुलाया है।
ये कुछ लोगों को लगता है कि अभी अमेज़न ने इतनी ऐश की है कि मार्केट में जाने की आवश्यकता ही नहीं। मेरा इतना क्रेडेंशियल बन गया है कि अमेज़न वालों को पता चल रहा है कि इनका घर कहाँ है। लेकिन हम सोचते नहीं है कि धीरे धीरे हम किस तरह से उस चीजों के आदी हो रहे हैं, उन चीजों के हम गुलाम बन रहे हैं। बहुत बार हमारी कुछ जरूरतें नहीं होती, बहुत बार हमारी कुछ आवश्यकताएं नहीं होती है, फिर भी हम उन चीजों के शिकार बन जाते हैं, उनके हम गुलाम बन जाते हैं। और इसीलिए ये जो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो और कोई बातें हो, बहुत बार हमें आजकल ये दिखाई देता है, पॉन्ड्स का डब्बा होता है और उसमें और कुछ छोटा सा संतूर का साबुन चिपका के देते हैं, लिप लगा के। कभी कभी हमें मिलता है एक पर एक फ्री, 2 पर 1 फ्री। और हम इतना भी सोच नहीं सकते कि ऐसा कौन सा व्यापारी है जिसको अपना दिवाला निकालना है कि 2 चीजों लेने के बाद 1 मुफ्त में दे रहा है। इतनी तो अपनी सोच होनी चाहिए कि जब वो 2 पर 1 फ्री दे रहा है, इसका मतलब जो फ्री दे रहा है उसकी कीमत उसने 2 में लगाई है। कोई भी व्यापारी मूर्ख नहीं होता कि जो खुद का दिवाला निकालकर अपने ग्राहकों को खुश करे। लेकिन हमें लगता है चलो स्कीम आई है, चलो स्कीम आई है, खुद भी जाते हैं और 4 लोगों को भी पागल बना के लेके जाते हैं। और आजकल ऐसी सिस्टम है हर जगह पे। तो ये क्या करते हैं कि हमारी अंदर की जो लालसा है, जो तृष्णा है, उस तृष्णा को बढ़ावा देते हैं। और इससे ये जो पूरा जो उपभोक्तावाद है, उस उपभोक्तावाद के कारण हम देखते हैं कि पूरी तरह से एक तरह से दुनिया पर इन इश्तिहार वालों ने, विज्ञापन वालों ने बिल्कुल नियंत्रण करके लिया। अब ये केवल ये भी चीजें नहीं है। कोई कोई होटल में आप जाओगे तो आपको बताया जाता है ये पिज्जा ले लो, पेप्सी बॉटल फ्री। पिज्जा भी व्हाइट पॉइजन और पेप्सी भी व्हाइट पॉइजन। तो हम क्या करते हैं, यानी पेप्सी में कितनी शक्कर होती है शायद वो व्हाइट वहां हमें दिखती नहीं है, लेकिन एक पेप्सी के बोतल में कितनी तो शक्कर जहर के रूप में होती है। और हमें बताया जाता है कि नमक एक तरह से जहर है, शक्कर जहर है, मैदा जहर है, फिर भी पिज्जा जो है वो मैदा से ही बना होता है। हम 2-2 जहर खाते हैं इस खुशी में कि पिज्जा पर 1 बोतल फ्री मिली, पिज्जा पर 1 बोतल फ्री मिली। फिर शान से एक बोतल का सिप। तो वहां तक खाने की चीजों में भी होटल वालों ने लोगों की जो लालसा है उसको पकड़ ली है। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, ये जो उपभोक्तावाद है, वो किस तरह से इंसान पर काबू करता है, नियंत्रित करता है। और इससे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पर ये बातें हैं। और एक इसमें लोगों को पागल बनाने वाली बात है, आप जब भी किसी बड़े बड़े मॉल में जाते हो, वहां पर कुछ लोग कुछ नहीं, आपको इतना आसान से पागल बना देते हैं। वो कुछ ऑफर कार्ड लेकर बैठते हैं, मैम 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 आइए। वो कभी सर को नहीं बुलाते कि उनको मालूम है सर बोलेंगे नहीं, लेकिन मैम को बुलाता, सर नहीं, आओ जी, देखो जी। फिर एक कार्ड मैम को देता है, एक कार्ड सर को मिलता है। सर आप खोलो, उसमें आता है सॉरी, यानी आपको कुछ नहीं मिला। मैम का कार्ड खुलता है, ओ मैम यू आर सो लकी, आपका ड्रॉ लग गया। मैम इतनी खुश हो जाती है कि उसको लगता है कि मैं जमीन से ऊपर 5 फुट आ गई। फिर वो बताते हैं देखो कल ऑफर का आखिरी दिन है, आप दोनों को आना है, सुबह का नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, बच्चे हो तो साथ में लेके आओ, हमारे रिसोर्ट में खेलने के लिए पर्याप्त जगह है। वहां के क्या करना है, कुछ नहीं,
हम आपको एक शो दिखाएंगे और ये 4 प्राइज है, इसमें से कोई एक आपको टिक करना है, वो लग जाएगा। पहला प्राइज क्या होता है? सैमसंग का फोन 20,000 का। मैम को लगता है बाप रे, ये लोग गया तो काम ही हो गया। प्राइज नंबर 2, आपको और आपके 2 बच्चों को केरल में या जयपुर में 3 दिन होटल में मुफ्त रहना। अरे बाप रे, सपना पूरा हो गया। कभी मेरा हस्बैंड मुझे लेके नहीं जाता, जयपुर जाऊंगी। प्राइज नंबर 3, वॉशिंग मशीन। प्राइज नंबर 4 और कुछ होता है। ये दूसरे दिन जाते हैं, वो लोग उनको 60 मिनट का शो दिखाते हैं, इतना बोर करते हैं, इतना बोर करते हैं, और फिर बताते हैं कि यस, ये सब हम जो कर रहे हैं आपके लिए, आपको केवल 55,000 भरना है, बाकी आपको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक गारंटी कार्ड, ये हमारा गवर्नमेंट लाइसेंस, ये हमारे कस्टमर, इनको फोन करके पूछो उनको हमने कैसी सर्विस दी है। तो फिर एयर टिकट का क्या, कुछ चिंता मत करो, ये 55,000 में सब कुछ है। सर बोलता है नहीं, पागलपन है। लेकिन मैम नीचे से पैर दबा दी, ले लो, इतना 55,000 में हम हमारे 2 को इतना घुमा रहे हैं, और वहां 55,000 वो बोलते हैं नहीं, आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है। वहां से शुरुआत, वहां 55,000 को जेब काट के लोग आते हैं, और बाद में पता चलता है कि जिनको 55,000 दे के आए हैं वो कंपनी फ्रॉड है। ये नई ट्रिक है। अभी अभी मैंने मेरे दोस्तों के आंसू पूछ कर आया हूं मैं, दिवाली में उनका पूरा बोनस चला गया है ऐसे इसमें। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है और इस तरह से लोगों की जो लालच दिखाते हैं, इससे हमने सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये जो है, इसमें हमने देखना चाहिए कि हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और इसके लिए वो पूरे वही जिम्मेदार नहीं है। हमने ये देखना है मेरे अंदर की तृष्णा कितनी है, कैसी है, कितनी गहरी है, और वो मुझे क्यों अंधा बना देती है, ताकि मैं खुद मजबूर होकर, मेरे पति को मजबूर करके या पत्नी को मजबूर करके मैं वो निर्णय लेता हूं या लेती हूं। तो ये सबसे पहली जो बात है, इसके ऊपर हमें सोचना है कि आज दुनिया के ऊपर ये मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा है उपभोक्तावाद, जिससे लोगों की जो तृष्णा है, जो जरूरतें हैं, वो बढ़ा दी जा रही है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है जिससे दुनिया बड़ी परेशान है, और उसमें से कई बातें हैं, लेकिन मैं उनको अलग अलग करके नहीं बताने वाला हूं, पूरा साथ में बताऊंगा। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जैसे हम बोलते हैं अधिकारशाही, अथॉरिटी। दूसरी बात है पावर, सत्ता की लालसा। तीसरी जो बात है तानाशाही, या हम उसको अधिनायकत्व कहते हैं, डिक्टेटरशिप, ऑपरेशन, जिसे हम अत्याचार, जुल्म, उत्पीड़न इस नाम से जानते हैं। और दूसरी जो बात है उसमें, उसी गुट में, वो है वायोलेंस, हिंसा। हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, हम इसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन जिस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जिस तरह से उत्पीड़न है, अत्याचार है, हिंसा है, उसको अगर हम देखते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। शायद आप में से कुछ लोगों को याद भी नहीं आता होगा आज, लेकिन दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा था। अभी अभी कुछ साल पहले गुजरात के ऊना में जो घटना हुई थी, वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा था। पिछले ही साल में हाथरस में जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में, वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा था। जब दुनिया बदल रही है
समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, सभ्यताएं बदल रही है, फिर इस तरह के जो अन्याय है, इस तरह के जो अत्याचार है, ये मैंने केवल ज्यादा जिन घटनाओं का जिक्र दुनिया में किया गया, ऐसी केवल गिनी चुनी 3 ही मैंने उदाहरण बताए। अगर जी चाहे तो मैं 300 भी बता सकता हूं आपको। इतने बड़े अत्याचार है, महिलाओं का शोषण है, उत्पीड़न है। उसमें से आधे से ज्यादा तो पुलिस तक पहुंचते तक नहीं है, लेकिन यह घटना हो रही है। सत्ता के लिए लोग दीवाने हो रहे हैं, सत्ता हासिल करने के लिए लोग गलत व्यवहार करते हैं और अपने सत्ता में रहने के लिए खुद का ईमान भी बेचते हैं और लोगों का भी वो शोषण करते रहते हैं। तो एक जो सत्ता की जो नशा है, अधिकार की नशा है, इसके कारण आज हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, लेकिन दुनिया का छोड़ो, हम थोड़ा हमारे यहां से देखते हैं। जैसे हमारे इसी साल में हम देख रहे हैं कि जो घटना 2 महीने तक छुपी रही, जो मणिपुर में हुई, जिसने पूरे देश को हिला डाला, पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मनाक कर रख दिया, ऐसी घटना है। इतना अत्याचार आसाम, गुवाहाटी, उस इलाके में हमेशा ऐसी चीजें होती रहती है, बहुत कम बार हमारे तरफ आती है। महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें हम देखते हैं बहुत सारे अत्याचार, शोषण, बलात्कार, दलितों के ऊपर अत्याचार होते ही रहते हैं। राजकीय अत्याचार है। अभी हमें देखते कि आरक्षण के कारण पिछले हफ्ते में 10 दिन में बीड़ में म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस जलाया, 2-3 नेताओं के घर जलाए, होटल जलाए। ये सभी किस लिए हो रहा है? ये पावर गेम है। ये एक तरह से लोगों के अंदर डर निर्माण करने के लिए है। ऐसा कुछ करके एक तरह से लोगों को चेतावनी है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम इस हद तक जा सकते हैं। एक तरह से केवल सत्ता, उसको टटोलने के लिए की गई घटना है। ऐसी कई घटना हो सकती है, की जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं हमारे यहां होती रहती है। ये सभी तानाशाही के लिए है, अधिकार के लिए है, सत्ता के लिए है। अभी हम बहुत बार इन चीजों को केवल बाहर देखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा गहराई में जाकर, अंदर में जाकर, सत्ता की लालसा है क्या? मेरे अंदर भी कोई सत्ता की लालसा रखने वाला सूक्ष्म इंसान छुपा हुआ है क्या? मेरे अंदर भी कोई तानाशाह है क्या? जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम इन बातों को खुली तरह से चर्चा करेंगे। कभी कभी हमारे बाहर का तानाशाह हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो तानाशाही होती है वो हमारे सामने ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुनिष्ठ दिखती है, लेकिन हमारे घर परिवार में जिस तानाशाही को हमने मान्यता दी है, ऐसी तानाशाही सदियों से चलती आई रहती है। घर में कभी कभी पति की तानाशाही होती है, कभी ससुर जी की तानाशाही होती है, कभी सासू मां की तानाशाही होती है, लेकिन उन बातों को हम आदत से लेते हैं और एक तरह से उसके सामने हम खुद को झुका देकर
उसको आदत बना देते हैं। और हमें लगता है कि अभी ये कोई जीवन बदलने थोड़ी वाला है, आज नहीं तो कल सांस मर जाएंगी, तब तक मैं सही लूंगी, और जब सांस मरेंगी तो उसकी विरासत मुझे आगे चलानी है सांस बनकर। तो एक तानाशाह जब मरता है तो दूसरा पैदा करके खुद मरता है। तो इस तरह की ये जो तानाशाही है, हम बाहर देखते हैं, हमारे अंदर कैसी है, वो हमें कैसी प्रभावित करती है, हमारे जीवन को कैसी प्रभावित करती है, हमारे कार्य पद्धति को कैसी प्रभावित करती है, उसको भी देखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग दुनिया की खबर रखते हैं, दुनिया की जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं समझ सकते कि मैं बादशाह हूं और मैं जहां हूं जैसे हूं आराम से जीता रहूंगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में जो भी बातें होती है उस बातों का असर या प्रभाव हमारे ऊपर होने ही वाला है। और इसीलिए हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव निर्माण होने वाला है, वो भी हमें ध्यान में रखना है, उसकी जानकारी रखनी है, उसकी खबर रखनी है। और ये क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले कई महीनों से हमने ये अनुभव किया है कि रशिया और यूक्रेन, इन दोनों राष्ट्रों में जो लड़ाई हुई उससे कितनी तबाही हुई, उससे कितनी मानवता की हानि हो गई है। अभी अभी हम जब देख रहे हैं इस्राइल हमास या इस्राइल गाजा, इनका जो संघर्ष चल रहा है उसका कितना गहरा असर हो रहा है। अभी तक ऐसा बताया जाता है अनऑफिशियल कि उसमें कम से कम केवल जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 4000 बच्चे मर चुके हैं अभी तक। यानी एक तरह से अगली जो हमारी बिरादरी है उसको ही लोगों ने उखाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। ऐसा कहा जाता है आंकड़ों के तहत कि जो भी हिंसाचार होता है दुनिया में हर साल कम से कम 16 लाख की आबादी इन संघर्षों के कारण, इस लड़ाई के कारण मर रही है। रशिया और यूक्रेन, इनका जो संघर्ष है वो तो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन फरवरी 14 से वो ज्यादा ऊपर आया और उसका जो नतीजा है हम देख रहे हैं इतने में कैसा हुआ है। दूसरी जो बात हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जहां हम रहते हैं वहां पर देखो, दो जाति के अंदर संघर्ष है, जातियों का और धर्म का संघर्ष है, धर्म और धर्म का संघर्ष है। और इसलिए हमेशा एक तरह से भय है, असुरक्षितता है, डर का माहौल है, चिंता का माहौल है। और इसका क्या जड़ है, इसकी क्या वजह क्या है? और वजह है हमारे अंदर का जो द्वेष है। एक समूह का दूसरे समूह के प्रति एक द्वेष की भावना है, और सबसे जो ज्यादा है हम देखते हैं महासत्ता बनने की जो लालसा है। हम हमेशा जिक्र करते हैं, एक तरह से हम देखते हैं तो हमारा पड़ोसी देश जिससे के साथ हमारा भाईचारा होना चाहिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान हमेशा एक तरह से शत्रु के रूप में जी रहे हैं। और वो जो शत्रुत्व है हम देखते हैं कि उसका असर इतना गहरा है कि जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच होती है तो लोग ये समझते हैं कि मानो आज भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान हारा
तो कई पाकिस्तानी लोग अपने घरों में टीवी का स्क्रीन फोड़ देते हैं, और भारत हारा तो भारत के कई क्रिकेट प्रेमी आपस में लड़ते रहते हैं या दारू पीकर सोते हैं। उनको इतनी वो बात बुरी लगती है कि मानो आज हमारे देश ने हमारी नाक कटवा दी। ये दुश्मनी है। क्यों? कहां से आई? जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा वो अलग है, लेकिन वो बात हमारी पीढ़ी आज वो क्यों कैरी कर रही है, वो इसको आगे क्यों लेके आ रही है? हमारा उस घटना से सीधा सरल डायरेक्ट ऐसा कौन सा संबंध है जिससे मुझे पीड़ा पहुंची है, जिससे मुझे हानि पहुंची है? क्यों मैं खपा हूं पाकिस्तान के ऊपर? क्यों पाकिस्तान का 15-20 साल का बच्चा आज खपा है भारत के ऊपर? भारत के प्रति का उसका तो कोई बुरा अनुभव नहीं है, लेकिन ये जो बातें हमारे अंदर हमारे जो पुरखे हैं, जो बुजुर्ग लोग डालते हैं, और बिना सोचे समझे हम उस बातों को आगे चलाते हैं। फिर अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, ये तीन जो है ये बड़े देश है, और जिसमें हमारा भारत भी आना चाहता है महासत्ता बनने के लिए। लेकिन सभी की लड़ाई इस बात के लिए है कि हम सबसे पावरफुल कैसे रहे या सबसे पावरफुल कैसे बने। और इस संघर्ष में हम देख रहे हैं कि हर एक दूसरे को चेकमेट कर रहे हैं। हमारे एक तरफ से हमें पाकिस्तान ललकार रहा है, दूसरी तरफ से हमें चाइना ललकार रहा है। चाइना को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो कभी भी हो सकता है चाइना पाकिस्तान का हाथ बटा सकता है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो यह भी साइकोलॉजी का वहां शिकार हो सकता है। कभी कभी तो दुनिया का ये जो हिंसा का चित्र देखकर ऐसा लगने लगता है, क्या आज की दुनिया, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, कहीं तीसरे महायुद्ध के तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? तो ये सब सोचने वाली बात है। और इसीलिए हमें ये जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, जो तानाशाही है, ऑपरेशन है, एट्रोसिटीज है, वायलेंस यानी हिंसा है, इन सभी बातों को देखना है कि आज किस तरह से दुनिया को इन बातों ने प्रभावित किया है। तो मेरा पहला मुद्दा था उपभोक्तावाद, और दूसरा मुद्दा था ये इस तरह से अधिकार हो या अधिकारशाही हो, सत्ता हो, तानाशाही हो, ऑपरेशन हो या उत्पीड़न हो, जुल्म हो, अत्याचार हो और हिंसा। और तीसरा जो मुद्दा है जिसने दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित किया है, वो है जो तकनीकी विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस है, जिसको हम संगणक शास्त्र कहते हैं, अल्गोरिदम है जो गणितीय शास्त्र है, जिसका कहीं अनेक कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है, और खास करके अभी एक जो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये विकसित हो रहे हैं, नहीं विकसित हुए हैं। और इसके कारण आज हम देखते हैं कि दुनिया का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बदल रहा है। और इस तकनीकी विकास के कारण हम देखते हैं कि दुनिया मानो एक छोटा सा देहात बन रही है। हमने कभी नहीं देखा होगा पहले महायुद्ध का चित्र या दूसरे महायुद्ध का चित्र कि जहां पर एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र की तबाही कर रहा है बॉम्ब डालकर या तोप गोले छोड़कर, वहां के दृश्य हम देख सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि घर बैठे क्या चल रहा है वहां इस्राएल में, गाजा में, हम यहां से देख रहे हैं। क्या चल रहा है किसी भूकंप के कारण
या कोई जब बाढ़ आती है उसके कारण हमें घर में दिखाई देता है। अमेरिका में क्या हो रहा है वो किसी पल में हमारे सामने, हमारे टीवी के स्क्रीन पे दिखाई देता है। इससे पहले जो भी चित्र है वो भी बड़ा अलग तरह का, केवल हमें आज हुई घटना का जो चित्र है वो दूसरे दिन के अखबार में ही दिखने को मिलता था, और उसमें हमें 16 से 20 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। आज समृद्धि मार्ग पर कोई एक्सीडेंट होता है तो 20 मिनट के बाद उस एक्सीडेंट का डरावना चित्र, फैला हुआ खून हमारे सभी स्क्रीनों के जो न्यूज चैनल होते हैं वो हमें दिखाते हैं। ये क्या है? ये आधुनिक जो तंत्रज्ञान है, तकनीकी जो शास्त्र है, उसके विकास के कारण ये सभी बातें आज मानो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में इसलिए है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में आज स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन होने के कारण जो भी माध्यम आपके पास है, फिर ईमेल हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या अन्य कोई जितने भी ऐप्स है, वो ऐप्स दुनिया में हो रही जो हर बात है, हर जो चीज है, वो हमारे साथ वो कम्युनिकेट कर रही है, वो बता रही है, वो हमें दिखा रही है। और इसके कारण हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक तरह से इस ज्ञान से खुद को शक्तिशाली समझने लगा है कि मेरे पास ये है। और ज्ञान की शक्ति और ज्ञान का अज्ञान और नॉलेज, ज्ञान का अज्ञान और नॉलेज, इसका कभी कभी ऐसा मेल हो जाता है कि ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मेरे एक दोस्त है, बहुत ही अच्छे हैं, उनके ज्ञान ने उनको फंसा दिया। उनको एक ईमेल आया और ईमेल में, डियर सर, यू आर वेरी लकी, यू विन द प्राइज एंड यू विल गेट 60,000, प्लीज फर्निश द फॉलोइंग फॉर्म। उन्होंने फॉर्म भर दिया और उन्होंने फिर दूसरा ईमेल आया, आपने तो आधा रास्ता पूरा किया है, अभी केवल आपको फॉर्मेलिटीज के लिए 20,000 भरने हैं, बाद में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अभी लालच बड़ी चीज होती है। चुपचाप जाकर 20,000 उस अकाउंट में डाल दिए। 3 दिन के बाद दूसरा मेल आ गया कि फॉर्मेलिटी आधी हो चुकी है और 20,000 भरो ताकि आपकी पूरी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ऐसा करते करते 60,000 रुपए गए, और फिर बाद में ईमेल भी बंद हो गया, और जिस मोबाइल पर वो आदमी बहुत मीठी मीठी बातें करता था वो मोबाइल भी बंद हो गया। फिर आदमी हड़बड़ा गया, अरे बाप रे, 60,000 गए 2 लाख के लालच में। फिर एक को मिला तो बोले मेरी मजबूरी है, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया है करके। तो बोले ठीक है, चलो बैंक में जाते हैं, जिस बैंक में पैसे भरे। वो बोले ये तो अकाउंट फ्रॉड है, अकाउंट ही बंद हो गए। किस तरह से आदमी को फंसाया जाता है। आपको कुछ कुछ लिंक आती है और उसमें कुछ तो बताया रहता है कि ये ऐसा करो तो ऐसा होगा। आप झट से उस लिंक को क्लिक कर देते हैं, और कभी कभी उससे हमारा व्हाट्सएप नंबर हो, पैन नंबर हो, उनको चला जाता है। और जब चला जाता है तो खास करके ऐसी एक टोली है, टीम है कि जो बड़े बड़े लोगों के 20,000 से लेकर 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख अकाउंट से निकाल लेती है। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे बहुत करीब दोस्त है, मेरे साथ ही काम करते हैं मानुषकी में, बहुत बोले वाले हैं। उनको फोन आया और बोले सर आपका मोबाइल जो है उसकी कंटिन्यूटी के लिए आपका OTP चाहिए। अभय राजा और मैं बोल रहे मत दो रुको। तब तक भोले वाले आदमी ने बोल भी दिया,
10 मिनट में फोन आया, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000। बहुत बार ये जो तकनीकी ज्ञान है और उसके बारे में अगर हमारा अज्ञान रहा, हम उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर सके, तो उससे आदमी की हानि भी हो सकती है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वो जितना अच्छा है उससे कहीं गुना वो अपने लिए दुखदायक भी है, हानि करने वाला भी है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञान मानो 2 तरह से धार रहने वाली तलवार जैसा है। अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छा करते हो तो आप अच्छा कर पाओगे, अगर उसका इस्तेमाल आप गलत करते हो तो आप खुद भी दुखी होंगे और आप औरों को भी दुखी करेंगे। तो इस तरह से ये जो है ज्ञान की जो हमारे लिए जो रास्ता है वो बहुत ही उपकारक है, मदद करने वाला है, लेकिन उतना ही वो हमारे लिए हानि करने वाला है। लेकिन आज के स्थिति में हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से, अभी हम एक कर सकते हैं ना, या अनुभव कर सकते हैं कि इसरो कहां पर है, चंद्र कहां पर है, चंद्रयान कैसे वहां उतरा, और उसका जो कंट्रोलिंग है वो हम यहां से कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, लेकिन उतना ही हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। अगर हम हमारा निजी जीवन देखते हैं, जैसे देखा जाए तो फोन जो है ना, वो फोन किस लिए है? बहुत और बहुत महत्वपूर्ण, अगर संदेश देना है, मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए फोन होते हैं। फिर उस फोन पर आप कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट पर बात कर सकते, बता सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ है, एक घर में, एक परिवार में 4 ही लोग हैं, पति पत्नी, हम 2, हमारे 2। हालत क्या होती है? पत्नी बैठी है सोफा पर, पति बैठा है दूसरे सोफा पर अपने मोबाइल में, वो अपने दोस्तों के साथ एंगेज है, पत्नी अपने मोबाइल में अपने दोस्तिनी के साथ एंगेज है, घर सुना है, बच्चे टीवी में कार्टून में बिजी है। 4 जिंदे इंसान है, लेकिन उस मशीन ने चारों को मरवाया है। ह्यूमन करके वो जिंदे ही नहीं है ना। अरे जब घर में है, छुट्टी है, बच्चों के साथ है, उनके साथ बातें करो, कहानियां बताओ, कहानियां सुनो, खेलो, गाने गाओ, उनको समझाओ। जो जिंदापन है, जो अपनापन है, जो एहसास है प्यार का, मित्रता का, वो ही मशीन ने मार डाला है। 20,000 के मशीन ने इंसान को मशीन बना दिया है। कोई किसी से बात नहीं करता। अरे खाना खाते समय तो कम से कम उस मोबाइल को बाजू में रखो, नहीं इधर से खाना। अरे 20 मिनट नहीं मोबाइल में देखा तो क्या खाना हजम नहीं होगा या दोस्त वहां का मर जाएगा? लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि कितना बुरा असर हमने खुद करवा के लिया है। हमने 80,000 का मोबाइल लिया है, हम उसके मालिक है या हम उसके गुलाम है और वो हमारा मालिक है? मशीन तो हमारी है, उंगली भी हमारी है, लेकिन उस मशीन ने हमें इतना गुलाम करके रखा है कि हम उसके सिवा जी नहीं सकते। कुछ लोग तो सर के लेके बैठते हैं, जब भी नींद उठती है फिर भी देखते हैं किसी का आया है क्या, नहीं चलो सो जाओ, 1 ही बजाएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग कॉल भेजते हैं। अरे क्या जरूरत है? और कुछ लोग जब अपने व्हाट्सएप का भी मैसेज लगाते हैं तो 5 बजे उनकी नींद हम खराब कर देते हैं। तो हमने हमारे गोटों में चर्चा करनी है कि ये जो आधुनिक जो तंत्रज्ञान है उसको हम कैसा देखें और उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसा करें। लेकिन कुछ भी हो, उपभोक्तावाद हो, हिंसा हो या ये तकनीकी ज्ञान हो,
इन सभी चीजों का अगर अतिरेक होता है तो हम देखते हैं कि उसका जो नतीजा है वो नतीजा अंत में व्यक्ति को दुख के ही कतार पर लाके खड़ा कर देता है। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण इंसान बहुत तरक्की कर रहा है। हम देखते हैं जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, पूना है, दिल्ली का कुछ हिस्सा है, टेक्नोलॉजी की हब है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वालों की। वहां इतने सारे लोग हैं और उनके लिए उनका जो तनख्वाह है, किसी का पैकेज 16 लाख का, किसी का 18 लाख का, किसी का 20 लाख का, इतना पैसा मिलता है कि गादी की जगह अगर पैसा भी बिखर दिया तो उस पैके पर बिखर कर भी आदमी सो नहीं सकता, क्योंकि पैसों का इस्तेमाल कैसा करना है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो जो तरुण जो है आज की पीढ़ी खाने लगे हैं, पीने लगे, ऐश करने लगे हैं, लेकिन खुद को फिर अपने काम में प्रूव करना पड़ता है कि मैं कैसा श्रेष्ठ हूं। वहां एक तरह से रैट रेस रहती है, ज्यादा समय के लिए काम करना पड़ता है, अपनी जगह वहां पर बनाए रखनी पड़ती है। उसके लिए हमेशा टेंशन के कारण नींद नहीं आती, फिर नींद नहीं आती है तो कंपोज लेनी पड़ती है, रेस्टिल लेनी पड़ती है, उससे नींद नहीं आती है तो कोई बाबूजी बताते हैं कि वो नहीं तो थोड़ी सी रम ले ले बेटा, अच्छी नींद आ जाएगी। फिर नशा के आदी हो जाते हैं, सुकून नहीं है, पैसा बहुत सारा है, गाड़ी बहुत सारी है, लेकिन व्यक्ति के लिए सुकून या सुख या शांति के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। और गुस्सा आया, तनाव हो गया, डिप्रेशन आया, तो ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई प्रोग्राम है कि इसको क्लिक करो, हाँ गया टेंशन। कोई भी कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि क्लिक करो टेंशन फ्री, बिल्कुल रिलैक्स। नो प्रोग्राम फॉर टेंशन, नो प्रोग्राम फॉर एंगर, नो प्रोग्राम फॉर डिस्प्रेशन, नो प्रोग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ सफरिंग इन एनी टेक्नोलॉजी। किसी भी तंत्रज्ञान में आपका तनाव हो, आपकी निराशा हो, आपकी चिंता हो, आपका दुख हो, आपका गुस्सा हो, इसके लिए कोई भी पर्याय नहीं है। इन दुखों से अगर हमें मुक्ति पानी है या सुख और शांति पानी है तो हमें कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना है। और वो रास्ता क्या है, उसके लिए आपको कल सुबह तक इंतजार करना है। तो इसी शब्दों के साथ मैं यहां पर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।